शपथ ली, उसके 3 महीने के अंदर अंदर ये 2-3 कानून बड़े खतरनाक हैं। नंबर 1 यूएपीए, और यूएपीए में अब क्या कर दिया है कि जिस भी व्यक्ति को जब चाहे जहां से चाहे बिना समन, बिना नोटिस, बिना वारंट के इंस्पेक्टर गिरफ्तार कर सकता है। कौन इंस्पेक्टर? एनआईए वाला, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वाला, उसको अथाह पावर दे देगी। यही नहीं, केवल व्यक्ति को नहीं, उस व्यक्ति के साथ में जुड़ा कोई भी व्यक्ति हो, उसकी बात को मानने वाला, उसका प्रचार करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, साहित्यकार हो, कलाकार हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, वो भी उसको भी गिरफ्तार कर सकता है। उसके घर में भी बिना किसी वारंट के जाके जो है उसकी तलाशी ले सकता है और उठा के जेल में बंद कर सकता है। क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये संविधान का हनन नहीं है? संविधान के माध्यम से जो मुझे अधिकार मिले हैं उनका हनन नहीं है। आप किसी को भी कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? और नतीजा उसका यही हुआ क्योंकि यूएपीए कानून बनाया ही इसलिए गया था कि जो भी लोग सरकार के खिलाफ बोलें, और सरकार को यह मालूम था क्योंकि जिस हिंदू राष्ट्र के एजेंडे पर ये काम कर रहे हैं और 2025 में जिस हिंदू राष्ट्र को घोषित करने जा रहे हैं, और वो हिंदू राष्ट्र नहीं, वो मनु राष्ट्र होगा। हिंदुओं की बात नहीं है, क्योंकि कितने हिंदू हैं जो इस आंदोलन में हैं, कितने हिंदू हैं जिनको इस सरकार ने बर्बाद कर दिया जो हिंदुओं की बात करती है। इसलिए वो जो सारे के सारे लोग हैं उसके हिसाब से काम कर रही है। इसीलिए बहुत सोच समझ के एक षड्यंत्र के तहत वो ये कानून लेकर आए, और साथ में एक कानून इन्होंने गड़बड़ किया, जो आरटीआई एक्ट है, जो हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम है, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो ना सूचना आपके पास होगी, ना आप सरकार की कमियां कमजोरियां जान सकोगे, ना सरकार का घोटाला और उसकी गलतियां जान सकोगे, ना आप लड़ सकोगे। एक आंकड़ा हमारे पास आया था कि इसके तहत सबसे ज़्यादा जो लोग यूएपीए के तहत जो सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हुई हैं, उसमें अल्पसंख्यक सबसे ज़्यादा इनकी गिरफ्तारियाँ हुई है, या फिर अनुसूचित जनजाति हुई है। बिल्कुल सही है, ये आंकड़ा बिल्कुल सही है। अगर आप दिल्ली का देख लो कि दिल्ली दंगे किसने करवाए? बीजेपी ने। दिल्ली दंगों में गृह मंत्री और गृह मंत्रालय पूरी तरह से शामिल था, लेकिन जो 2200 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन 2200 लोगों में 2000 से ज्यादा वो लोग हैं या तो मुस्लिम हैं, या SC/ST के लोग हैं, या जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इसके अलावा और आप देखें, भीमा कोरेगांव में, भीमा कोरेगांव वाला जो कांड है, उसमें जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया, उस सारे के सारे लोग वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड सामाजिक कार्यकर्ता, प्रोफेसर और एडवोकेट हैं। क्या कसूर है आनंद तेलतुंबड़े साहब का, जिन्होंने 35 किताबें लिखी हैं दुनिया की अलग अलग यूनिवर्सिटी में, जिन्होंने पढ़ाया। इसी तरह से सुधा भारद्वाज विदेशों में पढ़ के आई और वहां से पढ़ के आदिवासियों के लिए काम कर रही, उनको भी बंद कर रखा है। 83 साल के बुजुर्ग फादर स्टैनले, जिनको बीमारी है पार्किंसन की, हाथ कांपते हैं, उनको आपने गिरफ्तार करके बंद कर दिया। तो सरकार को सोचना नहीं चाहिए इससे ज्यादा भी कोई और दुरुपयोग हो सकता है। तो ये दुरुपयोग है, इसी के लिए बनाया क्योंकि जो सरकार काम करने जा रही है उसी में ये सारी चीजें काम आएंगी। एक बात पूछना चाहूँगा कि आपको क्या संभावना लग रही है कि आने वाले समय में और कौन कौन से किस तरह के बिल पेश और पास हो सकते हैं? देखिए, मैं नहीं जानता कि उनकी उसमें क्या क्या उनके वो सब करना चाहेंगे। हमारा केवल एक, आप संविधान के खिलाफ काम करोगे, और उससे भी कहीं ज्यादा जब आप देश को तबाह और बर्बाद करने के लिए काम करोगे, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जो कर सकते हैं, तानाशाह बने हुए हैं, और हम जानते हैं कि तानाशाही आपकी कायम रहे, उसी के लिए आपने देश की सेना को सीधे अपने हाथ में लिया है। तीनों सेनाओं के ऊपर एक आपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बैठाकर विपिन रावत को सीधे सेना को अपने हाथ में ले लिया। इसका मतलब जो सेना आज तक राष्ट्रपति के हाथ में थी, अब से पहले आपने राष्ट्रपति के हाथ से लेकर सेना को सीधे प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में ले लिया, और सीधे जो है उनके प्रति उत्तरदायी उसको विपिन रावत को CDS को बना दिया। इसका मतलब ये है कि आप ये काम किस लिए कर रहे हैं? तानाशाही के लिए। क्योंकि जो तानाशाह होता है, जो अपनी हर बात को जबरदस्ती देश की जनता पर थोपना चाहता है, वही व्यक्ति सेना को अपने हाथ में लेता है। इसीलिए उन्होंने ये किया है। लेकिन अब अति हो चुकी है, आंदोलन के लिए पूरा देश अब सड़क पर है, लगातार ये काफिला, ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है, और अब इस पूरी गंदगी को साफ करके ही ये आंदोलन रुकेगा, उससे पहले नहीं। संविधान कैसे बचेगा? संविधान यही बचाएंगे जो आंदोलन करने वाले किसान हैं, इनके साथ में जो मजदूर हैं, जो एडवोकेट हैं,
डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सारे लोग देश के आज आंदोलन कर रहे हैं, मिलकर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार के पास सारी न्यूज़ है। यहाँ भी जो सब कुछ हो रहा है, कोई ना कोई इंटेलिजेंस का आदमी होगा, सब उनके पास खबर जा रही है। तो उन्हें मालूम है कि आंदोलन कितना व्यापक है, जड़ें इसकी कितनी गहरी हैं और कितना मजबूत है। इसी आंदोलन से साफ होगा सब कुछ। और मैं तो यही कह रहा हूँ, बेहतर सरकार के लिए है जितनी जल्दी हो सके हाथ जोड़ के किसानों से, देश के लोगों से माफ़ी मांगें, मुझसे गलती हो गई, और तीनों कानून वापस ले लें, एमएसपी को कानून बना दें। अगर नहीं हुआ, चाहे जितना समय लग जाए, आंदोलन रुकेगा नहीं और मजबूत होगा। और अगर जरूरत पड़ी तो मोदी जी और मोदी जी की सरकार बीजेपी आरएसएस को उखाड़ के फेंक दिया। तो देश के लोगों के पास संवैधानिक ऐसा कौन सा अधिकार है जिसके तहत हम लोग विदेशी सरकारों से या किसी तरीके से या यूनाइटेड नेशंस का इंटरफेयर करा सकते हैं? नहीं, देखिए, यूनाइटेड नेशन का इंटरफेयर ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। दूसरा, जो अंतर्राष्ट्रीय चार्टर के तहत सरकार ने उन चार्टर को मानने की, स्वीकार करने की सिग्नेचर उस पर किए हैं, ये उसकी जिम्मेदारी है। इसीलिए आप देख रहे हैं धीरे 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 आवाज उठने लगी है। कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है। यूएस में भी अब लगातार हलचल होने लगी है। तो यूरोप में, एशिया में, सब जगह ये सारी चीजें धीरे धीरे होंगी। मानवाधिकार संगठन जो है वो भी अपनी कार्रवाई धीरे धीरे करेंगे। तो हमारी बेसिक सीमाएं हैं, लेकिन ये आंदोलन दुनिया में पहुंचेगा, बशर्ते हमें संवैधानिक तरीके से, जैसे हम आज तक कर रहे हैं, ऐसे ही हम आगे करते रहें और आगे करेंगे। साथ में ऐसे पहुंचेगा, ये आंदोलन की जीत बहुत बड़ी होगी। मैं आपको बता दूं, जो ये अंबानी है और जो अडानी है और इनके साथ में लाला रामदेव है, इन तीनों के उत्पादों का पूरी तरह से हमें बहिष्कार करना है, पूरी तरह से। जितना जबरदस्त, जितना मजबूत हमारा बहिष्कार होगा, हमारा आंदोलन उतना ही मजबूत होगा, उतनी ही जल्दी हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। अंबानी का क्या है? अंबानी के कई तरह के जो न्यूज़ 18 करके चैनल्स हैं, कई कलर्स नाम के जो टीवी चैनल्स हैं, सब उसी के हैं। लगभग जहां भी लगभग 65 चैनल, बिल्कुल 65 चैनल हैं उसके। वो साथ में जो उसके पेट्रोल पंप हैं, हम में से जितने भी साथी हैं अपनी गाड़ी में, स्कूटर में, अपने ट्रक में, ट्रैक्टर में, कहीं भी तेल भराएं, कुछ भी कर लें, अंबानी के पेट्रोल पंप पर नहीं जाएंगे, रिलायंस वाले पे नहीं जाएंगे। लोग इस बात का समर्थन करते हैं, हाथ खड़ा करते हैं? बताइए कितने समर्थन करते हैं जी? दूसरा, भानु प्रताप जी, एक मैं पूछना चाहता हूं सर, एक चीज अभी वो छोटी सी रहेगी, बस 1 मिनट में। इसके साथ साथ जो जियो है और जितने भी इनके, जहां रिलायंस अंबानी देखो, उसका बहिष्कार करना है। 8,784 इनके जो है रिलायंस डिजिटल, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस स्मार्ट, जितने भी इनके जो है वो हैं। मैं आपको पूरी लिस्ट परसों तक सारी लिस्ट दूंगा, इनके कौन कौन से उत्पाद हैं, क्या क्या है, पूरी लिस्ट हर जगह आपको मिलेगी सारी, मैं सब दूंगा। इन सब का हमें पूरी तरह से बहिष्कार करना, हमें जाना ही नहीं। इसके अलावा अडानी का जो फॉर्चून नाम से तेल, फॉर्चून नाम से आटा, चावल, दाल, जो भी कुछ है, उस सब का बहिष्कार करना है। फॉर्चून जहां पे लिखा हो FORTUNE, फॉर्चून, इसका बहिष्कार। साथ में जो लाला रामदेव है, उसका पतंजलि सब जानते हैं, और रुचि सोया। अब एक और चीज हो गई है कि रुचि सोया और ये पतंजलि और अडानी, साथ में विलमार जो वहाँ की सिंगापुर की एक कंपनी है, ये सारे इकट्ठे हो गए। तो रुचि सोया जहाँ भी हो, पतंजलि जहाँ भी हो, फॉर्चून जहाँ भी हो, रिलायंस जहाँ भी हो, इसका पूरी तरह से बहिष्कार हमको करना है। आपके माध्यम से छोटी सी आधे मिनट में रिक्वेस्ट करूँगा, हर आदमी को, क्योंकि ये देश को बचाने की लड़ाई है, हर व्यक्ति को इस आंदोलन में अपनी भागीदारी देनी चाहिए। हफ्ते में कम से कम 1 दिन, और अगर वो भी नहीं कर पाते हैं, कहीं भी आइए, 1 दिन जरूर आइए, चाहे सिंगू बॉर्डर पर आइए, चाहे यहाँ पर आप गाजीपुर बॉर्डर पर आइए, चाहे आप जो है टिकरी बॉर्डर पर जाइए, चाहे राजस्थान शाहजहाँपुर बॉर्डर पर जाइए, कहीं भी जाइए, 1 दिन जरूर दीजिए, क्योंकि सबकी लड़ाई है। दूसरा, अगर ये भी नहीं कर सकते तो जो बहिष्कार हमने बताया, इसका पूरी तरह से बहिष्कार कीजिए। यही हमारी लड़ाई को जीतने का एकमात्र कारण है। एक मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो आंदोलन है, आपको लगता है को इसकी सच्चाई की सुने, इस आंदोलन ने न केवल सरकार की रातों की नींद और दिन का चैन हराम कर दिया है, सबसे बड़ी इस आंदोलन की ताकत एक है कि ये आंदोलन जो हमारे पंजाब के किसान भाई हैं, मजबूत जो साथी हैं,
इसे वो लीड कर रहे हैं। ये किसी को बहका सकते थे, किसी को डरा सकते थे, ना इन्हें डरा सकते ना हटा सकते। इसलिए अपने इन भाइयों के साथ में पूरा देश खड़ा हो गया है। इसलिए ये आंदोलन न केवल सरकार को सही सबक सिखाएगा, कानून वापस लेने पर मजबूर करेगा, बल्कि आगे आने वाले जो आंदोलन होंगे उनको बहुत कुछ सिखा रहा है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे आंदोलन नहीं देखे। मैं हिस्ट्री का छात्र रहा हूं, इतिहास मैंने पढ़ा है एमए तक। मैंने इतिहास में, न केवल इतिहास में बल्कि आज़ादी के बाद इस देश में इतना सुनियोजित, इतना अनुशासित और इतना सशक्त आंदोलन मैंने अभी तक नहीं देखा जो ये आंदोलन है। इसलिए इस आंदोलन में किसानों की और देश की जीत होगी। एक सवाल और करना बताएं। जैसे आज हमारी जो टक्कर हमारे किसानों की वो सीधी कॉर्पोरेट घरानों से है, सरकार से भी नहीं, एक तरह से समझा जाए तो कॉर्पोरेट घरानों से। आपको नहीं लगता कि किसानों को और हमारे मजदूरों को या इनको दोबारा फिर से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। देखिए, हम तो अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आगे तक भी जाएंगे। आपका क्या सुझाव है? बिल्कुल ये सही सुझाव है। हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, उन सोसाइटीज को हमें मजबूत करना पड़ेगा। भाई, अगर सरकार से टक्कर ही लेनी है, जब सरकार इसी बात में आमादा है, तो जो भी बेहतर रास्ते होंगे हम उस पर चलेंगे। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो हमारा एक कंसेप्ट है, ये निश्चित रूप से बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बशर्ते जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में लोग हैं वो ईमानदारी से लोगों के भले के लिए काम करें। कि किसानों को खुद अपने हाथ में लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। और केवल यही नहीं, अगर सरकार नहीं मानती है तो भाई नाज तो हम ही पैदा कर रहे हैं, जो भी कुछ पैदा कर रहे हैं खेती में हम ही कर रहे हैं ना। हम यहां तक भी जाएंगे कि चाहे सरकार जितना जोर लगा ले, एक भी दाना, एक भी सब्जी, एक भी फल किसी भी उद्योगपति को और पूंजीपति घराने को देंगे नहीं, तो कर ले जो भी करना। यहाँ तक भी हम चाहेंगे। मेरा आखिरी सवाल है कि आप ये बताइए कि आप इस आंदोलन का नतीजा क्या देख रहे हो? दूसरा साथ में जोड़कर बताना कि जो इस आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची गई है वो तो नाकाम हो गई है। अब आप सरकारी तरफ से कोई शरारत देख रहे हो कि इस आंदोलन को फेल कैसे किया जाए? देखिए, वो शरारत हमेशा करेंगे। इस शरारत के लिए आपको दूसरे सबूत की जरूरत नहीं है। जब प्रधानमंत्री बजाय किसानों से बात करने के 3 घंटे की नौटंकी करते हैं और उस नौटंकी में झूठ ही झूठ बोलते हैं, सच एक शब्द भी नहीं है, और उस नौटंकी पर किसानों का, मजदूरों का, इस देश के टैक्स पेयर का 250 से 300 करोड़ रुपया खर्च करते हैं और अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि सरकार जो उसने कुछ जो बदतमीज टाइप के लोग जो हैं, कुछ एमएलए, कुछ एमपी, जो ये सारे तत्व हैं जो छोड़ रखे हैं, ये आगे और बढ़ेगा। हमें इससे परवाह करने की जरूरत नहीं, ये कुछ भी इनसे डरने की, इस बात पर ध्यान देने की भी जरूरत नहीं। हमें ध्यान सिर्फ इस बात पे देना है, हम अपना मोर्चा, हम अपना आंदोलन कैसे मजबूत करें, हम अपनी शक्ति को कैसे बढ़ाएं और कैसे गांव-गांव तक, घर-घर तक, हर व्यक्ति तक अपनी आवाज, अपना आंदोलन और सच्चाई पहुंचाएं। हमें इसी को, और साथ में बहिष्कार जो हम कर रहे हैं उसको कैसे पूरी तरह से सफल बनाएं, यही हमें करना है। सरकार अपनी आदत से बाज नहीं आएगी, क्योंकि सरकार, देखिए दिक्कत ये होती है कि जब आप, जो आपके आका हैं, उनकी गुलामी में इतने आप रम जाओ कि आपको कुछ नजर ही नहीं आता। वो कहते हैं ना कि सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता। तो अंबानी और अडानी की गुलामी में माननीय प्रधानमंत्री जी को कुछ नहीं नजर आता, तो वो तो जो कर सकते हैं बदनाम करने के लिए करेंगे। उनसे एक सवाल ये पूछा जाए, जब कोरोना संकट में पूरे देश के लोगों को, जिनको खाना नहीं मिल रहा था, उन्हें खाना खिलाने की बात आई, यही गुरुद्वारे, यही हमारे सिख समाज के भाई हर जगह जा के खाना दे रहे थे, खाना बांट रहे थे। दिल्ली सरकार ने कहा 2 लाख लोगों को खाना बनाना है, हमें खाना चाहिए, उन्हीं गुरुद्वारों में बनता था, उन्हीं गुरुद्वारों से जाता था। महीनों तो खाना बनाया, तब खालिस्तानी नहीं थे। देश में क्या, दुनिया में कहीं भी आप देखिए, रिपोर्ट देखिए उस दौरान की, दुनिया में आप इंग्लैंड में देखिए, आप यूरोप के कई देशों में वहां देखिए, वहां खाना दे रहे हैं, खाना बांट रहे हैं। नेपाल में दिक्कत आई, वहां गए खाना बांटने। देश के किसी कोने में कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं सूखा पड़ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, यही सिख समाज के हमारे भाई, यही हमारे गुरुद्वारे सब कुछ लेके वहां पहुंच जाते हैं, बिना जाति, बिना धर्म, बिना छोटे ऊंचे बड़े, किसी का भेदभाव नहीं, काम सिर्फ सेवा करना। वहीं लोगों को खाना खिलाते हैं, कपड़े की जरूरत हो तो वो देते हैं, सब कुछ करते हैं।
तब नहीं नजर आते ये खालिस्तानी है क्या है, तब क्या होते हैं ये लोग। तो ये एक सरकार का एजेंडा है और घटिया एजेंडा है। मैं यही सलाह दूंगा कि प्रधानमंत्री को बाज आना चाहिए इस तरह की सारी चीजों को करने से। ये सारे के सारे लोग इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसको आप तबाह करना चाहते हैं और चंद उद्योगपतियों की चौखट पर गिरवी रखना चाहते हैं। और किसान अपनी लड़ाई नहीं, हर किसी की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि जो कानून है उस कानून से किसान तो बर्बाद होगा ही, साथ में जो गरीब है, मजदूर है, वो बर्बाद होगा। साथ में जो व्यापारी बीज, खाद, कीटनाशक और खेती से जुड़े हुए यंत्र और टेक्नोलॉजी देता है, वो व्यापारी पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। साथ में जो आड़ती है, वो आड़ती पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे देश को तबाह करने के लिए आपने एक कानून बनाया है। क्यों? क्योंकि आपको अंबानी और अडानी की गुलामी कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रही है। तो प्रधानमंत्री को सलाह, श्रीमान आप वहाँ से निकलें बाहर, यहाँ आके हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के कहें कानून वापस ले रहा हूँ, एमएसपी को कानून बनाओ। सर शुक्रिया जी, बहुत